बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 8 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपको एपिसोड पसंद है, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय का ज़रूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसे लगे, नॉवल कैसे और हमारा न्यू नॉवल आपको कैसा लग रहा है। तो होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। कमरे में सलसल इसके मोबाइल की आवाज़ गूंज रही थी। साइड लैम्प ऑन करके देखा तो सुबह के 8 बज रहे में था। मनाहिल इसी की शर्ट पहने कंबल ओढ़े इसकी बाहों में कैद पुरसुकून नींद सो रही थी। ज़ियान ने इसकी नींद खराब होने के डर से जल्दी से हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। हाँ बोलो हैरियत। मगर वहाँ से मिलने वाली खबर ने इसकी नींद उड़ा कर रख दी थी। आंखों में खून उतरने लगा था। डिटेल्स मुझे टेक्स्ट करो और आगे की प्रोसीडिंग शुरू करो, मैं पहुंच रहा हूँ। सर जैसे मैं कहता कॉल काट गया था। माथे पर गुस्से के मारे रगे उभर गई थी। नज़र अपने साथ सोए वजूद पर पड़ी तो अंदर लगी आग पर फुहार बरसती महसूस हुई थी। मन बहुत सहा है तुमने, मगर मेरा वादा है कि मैं भी अभी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका माथा चुमता आहिस्ता से तकिया पर लेटाता उठ खड़ा हुआ था। अपने कपड़े निकलकर वॉशरूम में घुस गया था। वापस आकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगा। दिमाग न जाने किन सोचों में गुम था। बस नहीं चाह रहा था कि कुछ सब कुछ तहस नहस कर दे। इसी असना में वो कसम खाकर उठी थी। कहाँ जा रहे हैं? खुद को कंबल में छुपाती परेशानी से इसे देखने लगी। वो इतनी सुबह सुबह आज तक कहीं नहीं गया था। तैयार होकर इसके पास आ गया था। एक मीटिंग है बहुत अर्जेंट, कोई पूछे तो कह देना साइड पर गया हूँ, ठीक है? दोनों हाथ से इसका चेहरा पकड़ कर प्यार से कहने लगा। वो लब काटती सवाल में सारे लागे थी। अल्लाह हाफिज नजर जगह के आहिस्ता से कहा था। चलो तुम सो जाओ, शाबाश मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसका माथा चूम कर तकिया पर लेटता अपनी केस और मोबाइल लेकर बाहर निकल गया था। वो सुर्ख पड़ता चेहरा लिए हल्का सा मुस्कुराती इसकी खुशबू अपने अंदर उतारकर आंखें बंद कर गई थी। लड़के को क्लब से उठाया, बिल्कुल नशे में था। ऑफिसर इसे लेकर एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया था और अभी पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचा था। क्या बैकग्राउंड है, कुछ बोला? ऑफिसर की तरफ देखा नहीं, मगर मालूमात के मुताबिक वो इससे पहले भी ड्रग्स के केस में पकड़ा जा चुका है। दोनों कमरे में दाखिल हुए तो कुर्सी पर हाथ झुकाए बैठा शख्स ऊँग रहा था। इसे अपने वजूद में अंगारे बढ़ते महसूस हुए। करीब आके इसे गिरबान से खींचकर इसे उठाया, लेकिन इसकी शक्ल देखकर चकरा गया था। दंग नजरों से इसे देखकर कुर्सी पर फेंका था। अब्दाल, तुझ कमीने ने ये हरकत की है? बेयकीनी से इसे देखा, फिर अचानक ही आंखों का रंग बदला था। मैं जान से मार डालूंगा तुझे, जुनूनी अंदाज में कहता इस पर पुल पड़ा था। अब्दाल की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। पुलिस कांस्टेबल्स ने आगे बढ़कर इसे दूर करना चाहा, मगर वो अपने होश में कहाँ था। बता मुझे क्यों किया तूने इस मासूम के साथ ऐसा? पंच मार के इसे कुर्सी पर फेंका तो दोनों तरफ से कांस्टेबल इसे पकड़े हुए थे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं नाहिल गहरे गहरे सांस ले रहा था जब ज़ियान एक और पंच मारा। नाम भी मत ले इसका यूं अपनी नापाक ज़बान से। वान करता ऑफिसर के मुंह की तरफ मुड़ा। अब्दाल अपनी नाक से खून साफ कर रहा था। इसका वो हाल करो कि मौत की भीख मांगी। आत्म में पड़े हुए वजूद को देखा, नफरत से देखता बोला था। तू जानता है जब राहम की शादी पर तूने इसकी वजह से मुझे मारा था, मैंने तब भी इससे बदला लेने का सोचा था। मगर एक नज़र इसकी तरफ से मुठ्ठियां बेचे शख्स को देखा। अगर तू बीच में ना आता तो आज मेरे पास होती वो, लेकिन खैर मैं इसे तेरे पास टिकने ज़्यादा नहीं दूंगा। हबासे से मुस्कुराते इसके लाल होते चेहरे को देखा था। कमीने, आज मैं तेरा किस्सा ही अदम कर दूंगा। तैश के आलम में इसका गिला घोंटने लगा। बस नहीं चाह रहा था कि इसके नाबाक वजूद को हस्ती से मिटा दे। सर आप कानून को हाथ में ना ले, हम इसे देख लेंगे। इसे अब्दाल से दूर किया जो बुरी तरह खांस रहा था। तूने हिम्मत भी की ना ऐसी बात करने की तो इसी दिन कब्र बना दूंगा तेरी। खुद को छुड़ाकर वार्न किया था। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। जियान हैदर इसे कमर से निकलता देख चीख कर बोला था। जियान को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसे इसके अपने खानदान में ऐसा सांप आ रहा था जो घर की इज्जत से खेल गया था। गाड़ी में बैठकर मुख्तलिफ सोचों में गिरा था। बैल तो वो किसी कीमत पर भी नहीं होने देना चाहता था। इसके लिए मजबूत सबूतों का होना लाजिम था। एक हाथ से बाल पीछे करता कार स्पीड बढ़ा गया था। कॉल करके मालूम तो करो आखिर ये है कहाँ। सीधा बेगम ने परेशानी से बोली जो कहीं जाने के लिए तैयार करी थी। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आ जाएगा वो। कौन सा पहली बार गायब हुआ? इसकी बेनियाद से कहने पर उन्हें नागवारी से देखा था, लेकिन फ़ोन तो कभी ऑफ नहीं किया इसने ना। मुझे घबराहट हो रही है। 2 दिन से कांटेक्ट नहीं किया इसने। वो गमो गुस्से से बेटी पर बरस पड़ी थी। तो क्या करूँ मैं, आप बताएं मुझे। वो आपका बेटा किसी मज़े करता फिर रहा होगा। यहाँ आप हल्कान हो रही हैं। फ़ोन कान से हटाती चिड़िया बोली। कायद की पार्टी के बाद वैसे भी इसका मूड खराब था। सर झटकते जाने लगे जब भी फ़ारूक इब्राहिम साहब का पीए चलाया था। मैम एक खबर देनी थी। एक नज़र ईशा पर डालता संजीदगी से सिद्रा बेगम से मुखातिब हुआ था। क्या बात है फ़ारूक? वो कुछ परेशानी से बोली, वरना वो किसी मामूली बात के लिए घर नहीं आता था। अब्दाल सर को पुलिस कस्टडी में है। सुबह से सर ने मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भेजा है। इसने आहिस्ता से बताया। जानता था सिद्रा बेगम किस कदर हसास थी अपनी औलाद के बारे में। ये क्या कह रही हो? वो कैसे जेल जा सकता है? क्या किया है इसने? वो यकदम ही रोना शुरू हो गई थी। ईशा फ़ौरन इनके करीब आई थी। किसने करवाया ये? वो गुस्से से चीख कर बोली तो वो बस इसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर निगाह डालकर झुका गया था। मैम अभी कुछ कंफर्म नहीं है। आप लोगों को कंफर्म करने आया था कि बस मुझे वापस सर के पास जाना है। उजरत में कहता जाने लगा जब इसके पीछे आई थी। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। इसके कहने पर इसने एक नगाह इसका लिबास पर डाली जो रेड छोटी सी शर्ट और पेंडलों तक आती जीन्स पहने हद से ज्यादा बोल्ड नजर आ रही थी। सॉरी मैम, सर ने मना किया। नजरें चुरा कर कहता तेजी से निकल गया था जबकि वो इसके इनका पर हैरत ज़्यादा रह गई थी। इडियट पैर पड़े थे अंदर की जाने बैठ गई थी।
रात के 11 बजे के करीब घर पहुँचा तो लाउंज में फ़ाइका बेगम और फ़ातिमा बेगम परेशान से बैठी। ज़ियान बेटा अच्छा हुआ तुम आगे वजलत में इसके पास आई थी। क्या बात है, खैरियत है ना? इसका हाथ थाम कर फ़ातिमा बेगम से पूछा। ज़ियान अब्दाल सुबह से पुलिस कस्टडी में, भाई साहब और भाभी बहुत परेशान हैं। इनके तफ़सील बताने पर वो एक साँस भर के रह गया था। जैसे इसकी हरकतें हैं ना, ये तो होना ही था, 2 केस चल रहे हैं इस बार, दोनों बहनें इसका लहज़ा देखकर हैरान रह गई थी। हाँ, तो बच्चे को फंसाया होगा किसी कमबख्त ने, वो क्यों कुछ करने लगा? फ़ाइका बेगम तरफ़दारी करते हुए गुस्से से बोली थी। वो कमबख्त मैं ही हूँ, बहुत आराम से इनके सरों पर बम फोड़ा था। कोने में खड़ी मिनाहिल भी हैरानगी से देखती रह गए थे। क्या बोल रहा है ये ज़ियान तू? फ़ाइका बेगम ने सख्ती की कैफ़ियत में से देखा था। हाँ, और अभी इससे ज़्यादा कुछ मत पूछिएगा मुझसे, ज़हर-आलूद लहज़े में कहता इन्हें हैरान परेशान छोड़कर तेज़ कदमों से ऊपर की जानिब बढ़ गया था। ये क्या कहकर गया? फ़ातिमा फ़ाइका बेगम सर पकड़ कर बैठ गई थी। आपी मैं तो खुद हैरान हूँ, ये अचानक हुआ क्या? इनके बराबर बैठते हुए सदमे से बोली। तुम यहाँ खड़ी हो क्या खड़ी हो? जाकर मालूम करो इसे कि क्यों इस बच्चे को जेल पहुँचाया है। फ़ातिमा बेगम नाहल पर चीखीं तो वो किचन की जानिब बढ़ गई थी। इसके लिए जल्दी से चाय बनाई और ऊपर आ गई। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ज़िया ने ऐसा क्यों किया? कमरे में आई तो वो इतनी ठंड में बालकोनी का गेट खोले, गीले बालों के साथ बगैर शर्ट के बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। नज़रें झुकाकर चाय साइड टेबल पर रखी और झरझरी लेते बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। चाय पी ले, इसे हनूज़ लेटा देख करीब आकर बोली। वो आंखें खोलकर इसे देखने लगा। ब्लू फ्रॉक में इसकी झपसी निराली थी। बालों का ढीला-ढाला जूड़ा बाँधा हुआ था। इसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ होती ख्वामख़ार ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें सेट करने लगी थी। वो भी खामोशी से चाय पी रहा था। मन इसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी थी। मनाहिल को अपनी धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुईं। जी, ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर इसे देखा। प्लीज़ मेरा सर दबा दो। चाय का कप साइड टेबल पर रखकर वापस बेड के बीचों-बीच लेट गया था। वो लब काटती झिझकती हुई करीब आई। कोई मेडिसिन दे दूँ? धीरे से मनमनाई तो ज़िया ने अपनी दर्द से आंसू होती आँखें से इसे देखा। मेरे लिए सबसे इफ़ेक्टिव तुम हो, मुझे मेडिसिन असर नहीं करती। इसके रौब से कहने पर वो झिझकती हुई बराबर में आकर बैठ गई थी। ज़ियान ने सर तकिए से हटाकर इसकी गोद में रख दिया था। दबाओ आप आँखें बंद करके कर दिया था। वो यकदम सिटपटा गई थी। मैं इस तरह कैसे दबाऊँगी? उसका साह हटाना चाहे, शर्म अलग आ रही थी। प्लीज़ यार डिस्टर्ब ना करो। अपनी सुर्ख़ आँखें खोलकर झुंझलाकर बोला तो मनाहिल भी आहिस्ता-आहिस्ता इसका सर दबाने लगी। ज़ियान को भी इसके नम हाथों से सुकून मिलने लगा था। नज़रें हटाकर उठाकर इसे देखा तो वो इसी के नकुश को बहुत महवियत से तक रही थी। इसकी आँखें खोलने पर यकदम गड़बड़ाकर इधर-उधर देखने लगी। ज़ियान ने लब का कोना दबाते हुए अपनी मुस्कुराहट रोकी थी और इसके खूबसूरत हाथ थाम लिए थे। तुम्हारा ही हूँ, देख सकती हो। इसके बराबर में बैठते हुए छेड़ा। मैं तो नहीं देख रही थी। हाथ छुड़ाते हुए दूर होने लगे मगर ज़ियान इसे करीब करके बाजू पर लेटाता अपनी उँगलियाँ इसकी उँगलियों में उलझाने लगा। नाहल ने चेहरा उठाकर इसे देखा। वो कुछ उलझा-उलझा सा न जाने किन सोचों में गुम था। आप परेशान हैं? इसने झिझक पूछा तो ज़ियान ने एक नज़र इसकी तीखी नाक पर चमकती हीरे की लों को देखा। बिल्कुल भी नहीं झुका, इसकी चमकती लों को चूम लिया। नाहिल ने अपनी आँखें बंद कर ली। इसे जेल क्यों भेजा? अपने लब काटते आहिस्ता से बोली मगर इसकी जानिब से मुकम्मल खामोशी पर नज़रें उठाकर इसे देखा। मम्मा ने कहा होगा ना तुमसे कि जाओ पूछो बंद करो इसे जाकर। गुस्से से उठकर बैठ गया था। इसने सहम कर इसे देखा था। मेरी बात सुने, इसने डरते हुए कहना चाहा मगर वो उठकर बालकनी में चला गया था। इसने बेबसी से इसे जाता देखा और बगैर शालिया इसके पीछे आ गई थी। बाहर चलती सर्द हवा ने इसे ठहरने पर मजबूर कर दिया था। प्लीज़ अंदर चले, इसे बगैर शर्ट के खड़ा देख फिक्रमंदी से बोली थी। जाओ यहाँ से। गुस्से से पूरे लहजे में बोला तो वो जितनी इस टॉपिक से दूर जाना चाह रहा था, कोई ना कोई बात वहीं पहुँच जाती थी। प्लीज़ इसके कसरती बाजू पर अपना नाजुक सा हाथ रखा तो ज़ियान ने इसके हाथ को फेरा। इसे फिर जो देखा जो खुद सर्दी से ठठर रही थी, इसने फ़ौरन अपने पास घसीटा था। मेरे चक्कर में बीमार पड़ जाओगी। इसके सर पड़ते गाल पर आपने पुरहिद्दत हाथ रखा जो ठंड से कँपकँपा रही थी। इस पर रहम खाते अपने साथ अंदर ले आया था। वो तीर की तेज़ से कंबल में जा घुसी थी। इसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए बालकनी का गेट बंद करके बेड पर आ गया था। उठो अब कहे, क्या छुप कर लेट गई हो? इसके मुँह पर से कंबल घसीटा। नहीं, मैं नहीं उठ रही हूँ, इतनी ठंड में निकलवा दी क्या? गुस्से से कँपकँपाते हुए कहा। हाय! मैंने तो नहीं कहा था कि टार्ज़न बन के मेरे पीछे आओ। इसके मुँह पर से कंबल हटाकर इसका तपा हुआ चेहरा देखा। नहीं वो तो आप है ना, मुझे नींद क्यों, मुझे क्या बनने की ज़रूरत है? इसे घूरा तो जान का कहकर निकल गया था और इसके साथ ही लेट गया था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भी अपनी तरह सहजनान बना देंगे। लब का कोना दबाते शरारत से बोला तो वह गड़बड़ बदल कर रह गई थी। चेहरा सोए पड़ने लगा था। ज़िया ने दोबारा अपना बाजू पर लेटाया। मुझे सोना है और इसी साइड मुँह करके सोना है ना? इसने रूठ कर कहा। न जाने क्यों दिल इससे नहरें उठवाने को चाहने लगा था। ज़िया ने इसे घूरा और उठाकर अपने दूसरे बाजू पर शिफ्ट कर दिया। मुनाहिल इस हरकत पर हैरत से मुँह खोले इसे देख रही थी। तुम जानते हो जब तक मेरा बाजू नहीं तोड़ोगे मुझे नींद नहीं आएगी। इसे खुद में समोते हुए कहा। मनाहिल खामोश ही रही क्योंकि ये सच था, अगर रात के किसी पहर इसका सर लटक जाता तो वो सोते में ही इसका सर वापस अपने बाजू पर रख देता था। इसे भी अब इसके बाजू की इतनी आदत हो गई थी कि इसके बगैर नींद ही नहीं आती थी। इसके बालों में उँगलियाँ फेरने लगा। तुम जानते हो तुम्हारी फेक पिक्स किसने बनवाई थी? और जो आँखें बंद किए पुरसुकून अंदाज़ में आँखें बंद कर गई थी, इसके गैर मुतवक्का बात पर पट से आँखें खोली थी, जो दिल कुछ देर पहले खूबसूरत अंदाज़ में धड़क था मगर ऐसा किसी ने पैर तले मसल दिया हो। ये एकदम उठकर बैठ गई कि किसने धड़कते दिल के साथ इसे देखा। आँखों में खुद ब खुद नमी जमा होने लगी थी। वो भी उठकर बैठ गया था। इस हबीस अब्दाल ने इसकी आँखों से आंसू पूंछते हुए नफ़रत से बताया तो वो फूट-फूट कर रोने लगी। क्यों क्यों किया इसने? मैंने क्या बिगाड़ा था? इसका आँखों में आंसू लिए बेयकीनी से देखा। नहीं मन, अब एक आंसू भी नहीं गिरने दूँगा। तुम्हारा वो घटिया शख्स अब कभी नुकसान नहीं पहुँचा कर तुम्हें।
इसका चेहरा पकड़कर बहुत प्यार से वादा कर रहा था, ज़िंदगी भर के लिए तहफ़्फ़ुज़ इसका तहफ़्फ़ुज़ था। मनाहिल इस अजीब शख्स को तकती चली गई थी। आप अब क्यों गा रही हैं? ये सब भीगी पलकों से इसे देखने लगी। क्या वाक़ई इस शख्स को इससे मोहब्बत थी? वरना कोई क्यों किसी गैर ज़रूरी इंसान के लिए इतना सब कुछ करता है? ज़ियान ने अपने लबों से इसके आँसू छीन लिए थे। ये तुम जैसे कम अक्ल लोगों का दर्द सहन नहीं है। जानम इसे अपने साथ लगाते हुए बोला तो मनाहिल अपने दाँत खचखचाते दूर। क्या हुआ? सोना नहीं है? हँसते हुए इसे छेड़ा जुलाब काट रही थी। मर्ज़ी मेरी नहीं आ रही मुझे नींद। इसे दब कर तो न जाने क्या सुनना चाह रही थी। खुद को कम अकल सुनकर इसे आग ही लगी थी। ठीक है, फिर मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। एकदम ही पीछे से पकड़ के अटैक कर दिया तो वही सब तो दाँत पे बिल्कुल बौखे नहीं, नहीं निशान प्लीज़। अच्छा मैं सो रही हूँ ना, मचल कर दूर करने लगी जो गर्दन पर झुका हुआ था। सर उठाकर इसका सुर चेहरा देखकर झुक गया था। मनाहिल के हाथ इसके गर्दन पर ही ठहर गए थे। वो मदहोश होने लगा था। इसने दूर करना चाहा मगर इसके छोड़ने का इरादा ना था। भला-आखिर अपना हथियार इसकी पूँछ पर मारा था। इसने झटके से छोड़ा था। रुको ज़रा, तुम्हें तो अभी बताता हूँ। वो उसे छोड़कर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। उस दराज़ों में से कुछ रोने लगा। वो सुर चेहरा लिए इसकी तमाम कार्रवाई देख रही थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसके हाथ में नील कड़ा देखकर तेज़ी से उठी थी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूँगी, समझी? आप उँगली उठाकर बंद करते से दूर हुई थी और एक आईब्रो उठाकर चैलेंजिंग अंदाज में से देखता करीब आया था और हाथ पकड़कर बेड पे ले आया था। जब तक तुम्हारे ये हथियार सलामत रहेंगे ना, मॉम डैड को ग्रैंड पेरेंट नहीं बना पाऊंगा। इसके बेबाकी से कहने पर वो सर से पैर तक गुलाबी पड़ती खामोशी से नाखून कटवाने लगे थे। अपने मासूम हथियारों की लाशें देखकर आंखों में मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। आई हेट यू। बेड पर मुंह मोड़कर लेटी रोने लगी। मी टू। इसका सर चुमकर टिश्यू पेपर से नाखून उठाता डस्टबिन में डाल गया था, जबकि इसकी पूछ को घूर कर रह गई थी। बाबा मेरा यकीन करे, मैं अब इन लोगों के साथ नहीं मिलता, मैं मिलता भी नहीं। वो लाउंज में बैठा रो रहा था। इसके दोस्त लिटिगेटी के जुर्म में जेल में थे। ज़ियान भी इसे अभी लेकर घर पहुंचा था। इब्रार साहब को हब्बत हुई तो उन्होंने थप्पड़ों से इसका मुंह लाल कर दिया था। तो क्या लेने गए थे वहाँ पर? इस पर घर जुड़े थे। मैं तो बस असद के पास क्या था, मुझे क्या पता था वहाँ वो सब भी होंगे। इसने बेबसी से कहा। असद इनके ग्रुप का सबसे लायक लड़का था। फातिमा बेगम बेटे को रोता देखकर तड़प उठी थी। वो कह तो रहा है कि इसने गलती नहीं है। उन्होंने बेटे की तरफदारी की। खामोश रहो, कैसी माँ हो तुम? एक ही बेटा था, इस पर भी नजर रख ना सकी? कैसे दोस्त मना रहा है वो भी इस पर बरस पड़े थे। बाबा प्लीज चुप हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मनाहल ने करीब आकर इनका बाजू पकड़ा। बाबा उमर सच कह रहा है, वो आप इन लोगों से नहीं मिलता। मनाहल ने उमर की उदास शक्ल देखकर कहा तो फातिमा भी तहैयर से इसे देखने लगी थी। तुम्हें कैसे मालूम? सियाने से घूरा। मैं काफी पहले से इसके फ्रेंड्स के बारे में जानती थी। इसने मुझसे वादा किया था और इसके बाद वो इनसे इन सब से नहीं मिला था। इसकी बात पर सब ये हैरत से इसे देखने लगे। फातिमा बेगम तो अब तक सत्ते में थी कि इसने इनके बेटे में हक में गवाही दी, वरना वो चाहती तो बदला भी ले सकती थी। तुम हो इस सब की जिम्मेदार। वो फातिमा बेगम पर सर निगाह डालकर निकलते चले गए थे, जबकि वो भी शर्मिंदा सी नजरें चुराती वहां से हट गई थी। मिनाहे से निगाह मिलाना इस वक्त इनके बस में ना था। वो तमाम बुजुर्ग एक एक करके उठ गए थे। यार सियान भाई, आपको अब भी शक है? उमर ने मासूमियत से कहा था। अगर तुम्हारी अक्लें कुल बहन ना बताती तो अब तक उल्टा लटकवा चुका होता तुम्हें। मुनाहिल को गोता इसके पूछ पर धाप लगाता ऊपर चला गया था। थैंक यू अपी। वो तशक्कर से इसके गले लग गया था। मुनाहिल ने मुस्कुरा के इसका माथा चूम लिया था। जान सोफे पर बैठा ऑफिस के काम में बिजी था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। शाम में बात लेकर ऐसे ही लपेट लिए थे। मुझे बात करनी है आपसे। इसे कुछ फासले पर आकर बैठी थी। बोलो। टाइपिंग करता मसरूफ से अंदाज में बोला। आप चाची जान से रीदा के लीली के रिश्ते की बात करें। इसने अपने कटे हुए नाखूनों को जो थोड़े फाड़ के थे इन्हें देखते हुए कुछ झिझक का बोली। सियाने हैरत से देख क्या? इसके शॉकिंग अंदाज में मनाहिल ने हैरत दांत पीसते थे। तो ऐसी कौन सी अजीब बात कर दी है जो मैंने जो शॉक में चले गए? यहाँ गुस्से से बोली तो जियान ने आईब्रो उठाकर मशकूक अंदाज में से देखा था। असल बात उगलो वरना जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खाओ। वापस अपने काम में बिजी हो गया था। है ही कब? वो हल्के से बड़बड़ाई थी। क्या कहा? जियान ने नजर उठाकर देखा तो यकदम गड़बड़ा गए। देखें इसमें गलती क्या है? अली सेटल्ड है। छोटू सही मगर अपना घर है, अच्छी जॉब है, इतना हैंडसम है, केयरिंग है। आपको क्या मसला है? इसने उंगलियों पर इसकी होशियार गिनवा दी तो वो भी बस देख कर रह गया था। अगर तुम्हारा अलीनामा खत्म हो गया हो तो हुज्जा का बात करो, तब का कहता मोबाइल पर मैसेजेस चेक करने लगा था। नाहिल ने हैरत से इसके तासुरात का जायजा लिया। क्यों अच्छा नहीं है वो? इसने परेशानी से पूछा। जान का दिल चाहा कि इसके मुंह पर टेप लगा दे। कभी शोहर की क्वालिटीज भी घुमा दिया करो, इसमें तो कोई खूबी नजर नहीं आई आता मैं। गुस्से से कहता किसी को कॉल करने लगा। मनाहिल को अब सारी बात समझ आई तो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। इसका मतलब वो जेलस हो रहा था। जान ने तनकीदी निगाहों से इसे देखा तो वो फौरन हंसी रोक गई थी। हाँ, सारा सफ़ानी की फ़ाइल की डिटेलें सेंड करो और कल जल्दी आना। फ़ारूक इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट भी चेक कर लेंगे। वो अपनी सेक्रेटरी से डिस्कशन कर रहा था। वो खामोशी से बैठी से देख रही थी। हाँ, बस सोने ही जा रहा हूँ। तुम भी सो जाओ, वैसे भी शायद नींद डिस्टर्ब कर दी तुम्हारी। मुस्कुरा के कहा तो मनाहिल ने बुरा सा मुँह बनाया था। गुड नाइट। फ़ोन काट के इसे देखा। आप करेंगे बात, समझ आई आपके? इस बार गुस्से से कहती बेड पर चली गई थी। ज़ियान भी लैपटॉप बंद करके बेड पर आ गया था। वो करवट बदल कर लेटी हुई थी। बगैर कुछ कहे लाइट बंद करके लेट गया। वो थोड़ी देर तो इंतजार करती रही, फिर उठकर इसे देखा जो काफी सो चुका था या नाटक आ रहे थे इसे समझ न आया। अजीब सी उलझन सवार थी। शाल उठाकर बालकनी में जाने लगी। जगह पर आओ मन वरना भूल जाओ अपने भाई को दूल्हा बनता देखना। इसकी नींद भरी आवाज पर मनाहिल खल उठी थी। शाल सोफे पर डालती जगह पर आ गई थी। जियान ने अपने बाजू वाह किए मगर वो ना चढ़ा कर साइड पर लेट गई थी।
दिमाग खराब मत किया करो मेरा, जितना जानती है ना मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे घसीट कर अपने साथ तंग करते इसकी चीख निकलवा दी थी। छोड़े मुझे पेन हो रहा है, इसने दर्द से चीखा कहा तो सॉरी करो फ़ौरन, हँसा मज़ीद तंग करते सच लहजे में बोला था। सॉरी इसने बेबसी से नम आवाज़ में कहा तो ज़ियान ने गिरफ्ट ढीली कर दी थी। वो रोती हुई इससे अलग हुई और कवर बदली। मन नींद आ रही है यार, अपनी सख्ती का एहसास हुआ था नम आवाज़ में बोला, मगर वो खामोश रही, बस बेआवाज़ से बहा रही थी। मन क्या मसला है? गुस्से से इसका रूप बदला, मगर इसकी आंखों में मोटे-मोटे आँसू देखकर फ़ौरन नरम पड़ गया था। नहीं करनी मुझे आपसे बात, आई समझ आपकी? आप अपने आँसू रगड़ती गुस्से से वापस कहती लेट गई थी। तो क्यों गिलाती हो गुस्सा, जब पता है कि तुम्हें कि मुझे बिल्कुल तुम्हारा इनकार करना पसंद नहीं है। इसने भी गुस्से से इसका रुख अपनी तरफ किया तो वो भी उठकर बैठ गई थी। मैं क्यों सुनूँ आपकी, रोबोट हूँ मैं जो है, मेरी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं, अपनी कोई ज़िंदगी नहीं। गुस्से से कहते इसे देखने ले जाने की सख्त नज़र इस पर डाली थी और जगह पर करवट बदल कर लेट गया। चंद पल इसे देखती रही, फिर खुद ही इसकी तरफ पीठ करके लेट गई थी। वो अलग बात थी, दोनों को नींद नहीं आई थी सारी रात। सुबह 5 बजे के करीब इसकी आँख लगी थी, मगर फिर 7 बजे के अलार्म से खुल गई थी। ज़ियान को उठ जाने के करीब गई, जो पहले ही आँखें खुले लेटा था, इसे नज़रअंदाज कर वॉशरूम चला गया। वो बेबसी से लाभ काटने लगी, सारी रात बेचैनी से गुजरी थी। अपने जुमलों की सख्ती का एहसास हुआ तो समझना है कि सॉरी कैसे करे, लेकिन ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने जो यूँ मुँह फुला के बैठ गए हैं। झुंझलाती हुई इसका नाश्ता बनाने नीचे आ गई थी। दुआ भी टेबल पर आ चुकी थी। "आपी मैं ऑमलेट लूँगी।" दुआ की फरमाइश पर साह हिलाती किचन में आ गई थी। जल्दी-जल्दी नाश्ता बनाया कि कहीं बगैर नाश्ते की ना चला जाए। टेबल पर ब्रेड ऑमलेट और फ्रेश जूस रखा था, इतने में वो भी आ गया था, मगर जो लिबास इसने निकाला था इसके बजाय लाइट ब्लू शर्ट पर नेवी ब्लू टाई लगाए और हमरंग कोट पहना मलबूस में था। दुआ आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, ड्राइवर तो वैसे भी छुट्टी पा रहे थे। सीढ़ी से नज़रअंदाज कर दे, दुआ नाश्ता तो कर ले, इसने झिझक कर इसे देखा, मगर ज़ियान की सुरहोती आंखें रत जगह की गमासी आ रही थी, जिनमें ढेर सारा गुस्सा भरा था। वो फौरन नजरें चुरा गई थी। भूख नहीं है मुझे, रूखे अंदाज में कहता बाहर निकल गया था। अल्लाह हाफिज़ आपी। दुआ भी इसके गाल पर किस करती बाहर की तरफ बढ़ गई थी। बोला आप काटते कमरे में आ गए थे। रात को न जाने क्या हुआ था इसे, लेकिन ज़ियान ने भी तो गलत किया था ना, खुद भी तो इतनी ज़ोर से पकड़ा था मुझे। मुँह बनाते हुए कमरा समेटने लगी। कॉल करूँ? नहीं, अभी तो गुस्से में गए होंगे ना। झुंझलाती हुई आवाज़ पर बेड पर गिर के मोबाइल चेक कर रही थी कि अचानक मोहित का ख़्याल आया था। या अल्लाह! मैं क्यों इस शख़्स के साथ हमेशा ज़्यादती कर जाती हूँ? हर चीज़ का कसूर वैसे ठहरा देती हूँ। शुक्र है मैंने रमीन से कुछ डिस्कस नहीं किया। कब से सोचे में उलझी थी, सारा झटका मोबाइल साइड पर डाला और सोने के लिए लेट गई, क्योंकि रात को भी सही से सो ना सके थे। जब से अब दाल जेल गया था, इब्राहिम साहब और सिद्रा बेगम की रातों की नींद हराम हो गई थी। 2 हफ्ते से मुसलसल थाने के चक्कर काट रहे थे। देखो ऑफिसर, तुम हद से बढ़ रहे हो। मुझे अपनी बेटी से मिलने दो, नहीं तो मैं कमिश्नर तक बात ले जा सकता हूँ। वो भंकारे। देखिए सर, आपसे मिल लेंगे, मगर बेल किसी सूरत नहीं हो सकती। इनके 2 केसेस चाह रहे हैं और एडवांस भी मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है। वाकई आप खुद समझदार हैं। ऑफिसर ने तो हम से इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो उठ खड़े हुए। शौकत नहीं, अब्दाल इब्राहिम के पास ले जाओ। ऑफिसर के इशारे पर वो हवलदार के साथ अब्दाल के पास आए, जो सर झुकाए बैठा था। अब्दाल माइसान ने इसकी हालत देखकर वो तड़प उठे। बाबा बाबा प्लीज मुझे यहाँ से निकाल, मैं जान से मार दूंगा ज़ियान को, इसी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। बाप के सीने से लगकर रोने के लगा। 2 हफ्ते में सर से मार खा के इसके अंदर का लावा सपकने लगा था। तो फिक्र न कर, मैं बहुत जल्द यहाँ से निकलवा लूंगा तुझे। इसका चेहरा थामते मोहब्बत से बोले। अपने बेटे के चेहरे और जिस्म पर जख्म देकर तड़प उठे थे। मेरा वकील कार्रवाई कार है, बहुत जल्द तुम बाहर होगे। इसका कंधा थपक कर दिलासा देते बाहर निकल गए। मैं नाहिल और ज़ियान एक-एक ज़ख्म का बदला लूँगा तुम दोनों से मैं। अपने ज़ख्म से रस्सा खून देकर इंतकाम की आग में जलते नफ़रत से सोच रहा था। तुमने ऐसा सांप पैदा किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। जिसने अपने ही भाई को डस लिया, वो लोग इस वक़्त हैदर पैलेस में जो हंगामा कर रहे थे। ज़ियान अभी ऑफ़िस से ना आया था। भाई साहब, हम तो खुद हैरान थे, हमें खुद अभी पता चला है। फ़ाइका बेगम ने नज़रें चुराते हुए कहा। तुम समझाती वजह पूछती। सिद्रा बेगम ने भी भरी बैठी थी। आप लोग ज़्यादा ज़ियान के आगे आप लोग जान के आने का इंतज़ार करें, वो ऐसा कदम बगैर किसी वजह के नहीं उठा सकता। मुर्तज़ा साहब ने तहम्मुल से कहा, तो वो हंकार भर के रह गए थे। ईशा और अमीन भी कोने में परेशान खड़ी आगे की सूरत-ए-हाल सोचकर घबरा रही थी। रामीन, अब्दाल के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, ये ईशा ने गुस्से से कहा। अगर जान को पाने का जुनून इस पर सवार ना होता तो वह कब का सबके सामने सच उगल चुकी होती। ये बेवकूफ़ अब्दाल को किसने कहा था कि 2 डंडे खाकर सब उगलते। रामीन को भी गुस्सा चढ़ा हुआ था कि इसे अपने राज खुलने का डर सता रहा था। जब ही ज़ियान और राहम लाउंज में दाखिल हुए थे, इन सबको इकट्ठा देखकर वो यहीं आ गए थे। क्या बात है, सब इतने खामोश क्यों बैठे हैं? राहम को सब मालूम था, मगर फिर भी नॉर्मल अंदाज में पूछा, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने किस जुर्म में मेरे बेटे को जेल भिजवाया है? वो फंकारते हुए इसके करीब आ गए थे। क्यों मामू, पुलिस स्टेशन गए थे, आपको वहां से मालूम नहीं हुआ क्या? आपको आपके बेटे ने अपने करतूत बताए नहीं है? मैंने बहुत पुरसुकून अंदाज में कहा। सीढ़ियों के पास खड़ी मनाहिल को अपना दिल बंधता महसूस हो रहा था। हाँ बेटा, बताओ हमें आखिर मामला क्या है? इब्रार साहब ने भी पूछा तो ज़ियान ने एक नज़र झट पड़ती मनाहिल को देखा, फिर इब्रार साहब को। इन होनहार सबूत ने हमारे खानदान की इज्जत को, मनाहिल को झूठी तस्वीरें बनवाकर नीलाम करने की पूरी कोशिश की थी, और वो हबीस इससे पहले भी वो राहम की शादी पर मुझसे अपनी हरकतों की वजह से मार खा चुके। इब्राहिम साहब को तंजिया नज़रों से देखकर सारी हकीकत बता गया था। लाउंज में सब पर सख्ता तारी हो गया था। बस मनाहिल की सिसकियां गूंज रही थी। रामीन और ईशा नफरत से इसे देख रही थी। सबसे पहले मुर्तजा साहब का सख्ता टूटा था। ये क्या कह रहे हो ज़ियान बेटा तुम? उन्होंने काबिल नाकाबिल की नज़रों से इसे देखा था। बाबा ये बिल्कुल सच है। इसके मुस्तहिक लहजे पर सब ही शस्त्र खड़े थे।
आप चले जाएँ इसी वक़्त यहाँ से, हमें नहीं मालूम था कि हमारे घर में एक अरसे से साँप आ रहे थे, जिन्होंने हमें ही डस दिया। वो उससे तो दहाड़े तो यानी ने आकर थाम लिया था। बाबा फ़िक्र ना करें, इतनी आसानी से तो मैं इसको छोड़ूँगा भी नहीं। ज़ियान ने गुस्से से इब्राहिम साहब और सिद्रा बेगम को देखा, जो सब कुछ जानते हुए भी यहाँ तमाशा करने आए थे। ज़ियान, अगर इल्ज़ाम झूठे निकले ना तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूँगा, इसे वार्न करते बोले। और ये सब सच हुआ तो वो भी दो-बदू हुआ मगर तनतनाते हुए बगैर जवाब दिए बीवी और बेटी को लेकर बाहर निकल गए। फातिमा बेगम अब तक सख्ते में बैठी थी, वो तो पहले ही मनाहिल से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और अब तो वो जैसे इनके मुँह पर कफ़ल चढ़ गया था। बाबा प्लीज़ रूम में चलें। मनाहिल फ़ौरन बाप के करीब आई, जो सन से बैठे थे। अचानक इसे गले लगाकर रोने लगी, मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी हिफ़ाज़त नहीं कर सका। रोते हुए इसे माफ़ी माँगने लगे थे। नहीं बाबा, आपकी क्या गलती है? प्लीज़ चुप हो जाइए, मुझे कोई गिला नहीं है किसी से। इन्हें थामती कमरे में ले जाने लगे। अबरार साहब ने बस एक शिकवा का ना नज़र फातिमा बेगम डाली, जो नज़रें फ़ौरन चला गई थी। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो शुरू से ही बहुत पसंद था। अली चाची जान तो फूले नहीं समा रही थी। जब से ज़िया ने अली के लिए दीदा के रिश्ते की बात की तो वो हाफ़ साहब, राहम और सोमिया बेगम ने बगैर किसी पुछो-पेश के हाँ कर दी थी। आज अली की फैमिली बाकायदा रिश्ता लेकर आ रही थी। इस दौरान मनाहिल की ज़ियान से कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना ही वो मुसलसल 1 हफ़्ते से इसे नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन नाहिल ने आज इसे मनाने का पक्का इरादा किया हुआ था, इसीलिए इसकी पसंद का रंग जेट ब्लैक मुंतखब करके बात लेने चली गई थी। ब्लैक वेलवेट की कमीज पजामे में टॉवल में बाल लपेटे बाहर आई तो वो आंखें बांध के टांगे बेड से नीचे लटके लेटा था। थका थका सा बोले, शायद अभी ऑफिस से आया था। खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी बाल पूछने लगी। मिरर में इसे देखा जो उंगलियों से अपना साथ दबा रहा था। चाय लाऊं आपके लिए? इसने झिझक कर कहा। पिछले 1 हफ्ते से वो ना इससे बात कर रहा था, ना इसके हाथ से कुछ खा पी रहा था। रात को भी अक्सर लेट आता था, यहाँ स्टडी में सो जाता था। इसकी आवाज़ पर अपनी सोहती आंखें खोलकर इसे देखा, जो भीगे-भीगे अपने मासूम हुस्न के जलवे बिखेरती, इसके जज़्बात जगाती मज़ीद गुस्सा दिला गई थी। एकदम झटके से उठ के करीब आया और वो फ़ौरन पीछे हुई। जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे बात करने की या मेरा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, तो क्यों अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने आ रही हो? हाँ? इसकी दहाड़ पर इसने सहम कर इसे देखा और आंखों में मोटे-मोटे आंसू जमा होने लगे थे। इन्हें रगड़ती कमरे से बाहर निकल लगी, मगर वो फ़ौरन इसकी कलाई थाम कर रो गया था। ये मगरमच्छ के आंसू यहीं बहाओ और खुद को भी यहीं सुखा कर जाओ। इसके भीगे सरापे पर एक गहरी नज़र डालता वॉशरूम चला गया, जबकि वो इसकी बेबाकी पर कलस कर रह गई थी। अब मैं भी नहीं मनाऊँगी। आंसू साफ करके बाल सुखाए और नीचे रिदा के कमरे में आ गई थी। ओहो! मेरी भाभी तो बड़ी प्यारी लग रही है। इसके छेड़ने पर रिदा झिम गई थी। पिंक और ऑर्गेन्जा के हल्के काम के सूट में वो बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही थी। ए लड़की, मेरी नंद को ना छेड़ो, वैसे ही इसके तोते उड़े हुए हैं। हीना ने मेकअप किट में ब्रश डालकर हँसते हुए कहा। वो आजकल काफ़ी मोटी-मोटी होती जा रही थी। खुद को बड़े से दुपट्टे में छुपाई हुई थी। ए मोटी, ये भाभी है मेरी अब। मनाहिल ने गले में बाहें डालते हुए लाड से कहा तो रीदा शर्माकर चेहरा झुकाई। ये तुमने मोटी किसे कहा? हाँ? इसके कंधे पर हाथ मारकर दाँत पीसते हुए बोली। यार माही, ये क्या सड़ी हुई शक्ल बनाई है? हिना, इसके लिपस्टिक तो लगाओ। इसका सिर्फ काजल लगेगा। फिर चेहरे को देखकर रीदा ने गुस्से से कहा था, ज़रूरत नहीं है, शादीशुदा हूँ, मेरे शौहर को मुझे ऐसे ही देखने की आदत है। इसने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा था। ओहो! तो मेंढकी को भी ज़ुकाम हो गया। हिना ने मनमानी है नज़र से देखा, इसे छेड़ा। शट अप! इसके कंधे पर हाथ मारकर खुद को आईने में देखने लगी। चुप रहो और इधर आओ। इसके लबों पर आज ही लिपस्टिक लगा दी। आप देखो ज़रा, बिल्कुल दीवाना करोगी जान भाई को। हिना ने इसका रूप मिरर में किया तो इसने झिम कर इसे घूरा था। फ़ज़ूल ही बोलना बस। चलिए, इसे लेकर बाहर वो लोग आ गए हैं। खुद को बस एक नज़र आईने में देखा और हिना के साथ इसे लेकर बाहर आ गई। तमाम बुजुर्ग अफ़राद लाउंज में बैठे थे। तूबा फ़ौरन इसके करीब आई और ज़ोर से गले लगी थी। मुबारक हो, आज से भाभी कहूँगी तुम्हें। धीरे से कहा, मैं कहते इसे ब्लश करवा गए थे। मनाहिल ने इसे मामी के बराबर में बिठाया तो उन्होंने माथा चूमकर ढेर सारी दुआएं दी थी। नज़रें उठाकर देखा तो सामने बैठा अली से ही तकता था। वो फ़ौरन नज़रें झुका गई थी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। चलो मुबारक हो, तुम पर भी किसी लड़की ने तरस खाया। अली ने मुँह में मिठाई डालते मनाहिल ने छेड़ा तो वो भी बस घूर कर रह गया था। बराबर में बैठा ज़ियान इसके इतने खुशगवार मुँह पर तपने लगा था। मतलब 1 हफ्ते से इस लड़की ने इसे मनाने की कोशिश नहीं की थी और अब खिलखिलाती फिर रही थी। इसके हसीन रूप को देखकर दिल में मज़ीद मचलने लगा था। चाय दो मुझे। गहरी नज़र से देखता स्पार्ट लाइट में बोला। वजह से नज़रअंदाज करके सबको मिठाई खिला रही थी, इसे देखने लगी जो न जाने क्यों गुस्से में लगा। फ़ौरन नज़रें फेर कर इसके लिए चाय निकाली और खामोशी से पकड़ा दी। फातिमा बेगम और फ़ायका बेगम हब्दाल वाले मामले के बाद काफ़ी चुप हो गई थी, जबकि रमीन शुरू से ही मनाहिल के मामू की फैमिली को कुछ नहीं समझती थी, इसलिए कंबाइन स्टडी के बहाने दोस्त के घर पर थी। बाकी तमाम अफराद देर रात तक खामोश खुश गप्पों में मसरूफ़ रहे थे। कमरे में आए तो वो कहीं नज़र ना आया। बालकनी का गेट खुला तो वो समझ गई कि ज़रूर अपना शुगल पूरा किया जा रहा होगा। वो सुबह से कामों में लगी थी, काफ़ी थक चुकी थी। बगैर कपड़े चेंज किए साथ तक कंबल ओढ़कर सोने लगी। अचानक आँख खौफनाक आवाज़ों से खुली। मुँह से कंबल हटाकर मंदी-मंदी आँखों से इधर-उधर देखा। पूरे कमरे में अंधेरा था, बस एलईडी लाइट हुआ पड़ी थी जिस पर कोई हॉरर मूवी चल रही थी। बराबर में लेटा वो बहुत इत्मीनान से देख रहा था। वो लब काटती उठकर बैठ गई थी। बचपन से ही इसे भूत प्रेत से बहुत खौफ आता था। दुआ दुआ कभी-कभी हॉरर मूवी देखने ना दी थी। एक नज़र स्क्रीन पर डाली और चीख मारकर ज़्यान के करीब हो गई। वो जो गैर महसूस अंदाज में इसके तासरा का जायज़ा ले रहा था, इसकी चीख मार के करीब होने पर घूरने लगा था। क्या मसला है? ऐसा लहजे में पूछा तो नाहिल झिझक कर थोड़ा दूर हुई थी। प्लीज़ इसे बंद करें वरना मुझे नींद नहीं आई। मस्कीन सी शक्ल बनाकर मीठा-मीठा काजल और मिंदा
पड़ता लिपस्टिक का शेड ज़ियान को और भी अट्रैक्ट कर रहा था। मुझे भी नहीं आ रही 1 हफ्ते से नींद, तो क्या करूँ मैं? इसका मासूम मुखड़े से नज़रें हटाता मुझ को देखने लगा था। तो अब इस तरह डरा के मेरी नींदें उड़ाएँगे। घुटनों के बल उठते गुस्से से बोली तो ज़ियान ने इसे खींच कर अपने बाजू के हल्के में ले लिया था। 1 घंटे की बची है बस मूवी देखो मेरे साथ बैठे, फिर सो जाना। अपने साथ तंग करते आराम से बोला तो मनाली की जान मारने लगी कि क्या मैं 1 घंटे ये हॉरर फ़िल्म देखूँगी? नो नेवर। इसका हाथ खुद पर से हटाने लगी थी। खामोशी से बैठी रहो वरना लाइव फ़िल्म जो चलाऊँगा ना वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वैसे भी पिछले 1 हफ्ते से बहुत तंग किया, वो मानी हेज़ी से वार्न करता इसकी सिटी घूम के आ गया था। फिर वो खामोशी से बाल करा देखने लगी क्योंकि ना बराबर में बैठे देव को देख सकती थी और ना ही सामने चलती-फिरती चिड़ियों को। बस फ़िल्म का साउंड्स ही सुन रही थी। एक गैर इरादी तौर पर नसीब के बड़ी तो अंधेरे कमरे में हीरोइन के बेड के नीचे से चुड़ैल का हाथ निकल रहा था। बस नाहिल बीबी का इतना ही हौसला था, अपने देव का गले लाकर चीखें मारने लगी थी। प्लीज़ बंद करें, इसे बंद करें। मैं जानती हूँ मुझसे बदला लेने के लिए कह रहे हैं। मैं ये सब बंद करें। रो-रो कर शिकायतें करती चीखने लगी थी। जान ने कह-कह लगाते हुए इसे खुद से अलग करना चाहा, मगर वो और फुर्सती से पकड़ गई जैसे अभी बेड के नीचे से हाथ निकलेगा। तो क्यों करती हो मुझे तंग जब चिड़िया जैसा रीला, हाँ? टीवी ऑफ कर स्क्रीन आँखें रोई-रोई देखी तो क्या किया था मैंने ऐसा? गुस्से से साइड पर करना चाहा मगर करवट बदल कर इस पर झुका और इसके हवा-हवा नुकुच देखने लगा। हटे यहाँ से, इसकी नज़रों से झुंझला गई थी। मूवी ऑन करूँ क्या? इसकी काजल लगी आँखों में देखा। मैं अपने कमरे में चली जाऊँगी। फिर इसकी धमकी हुआ घबरा के बोली, "यही कमरा है तुम्हारा भाई समझ।" इसके अलावा का कोना दांतों से आज़ाद करता अपनी तिजकनी मिटाने लगा। मनाली ने सख्ती से इसके कंधे को पकड़ लिए थे। जानती हो कितना तड़पाया सारा दिन ये कलर लगाकर तुमने? उसके गुलाबी पड़ते गालों पर हाथ फेरने लगा। बेताबी से बोला, इसने नज़रें उठाना मैं हाल हो गई थी। तो ज़ियान वाज़िया इसकी धड़कन सुन सकता था। बताओ क्या सज़ा दूँ? इस पर झुकता दीवानगी से बोला था, प्लीज़ इससे दूर होना चाहिए, मगर वो आज इसे कोई रियायत नहीं देने वाला था। जब ही कमरे में ज़ियान का मोबाइल ज़ोरों-शोर से बाज उठा था। आपका फ़ोन? इसने जल्दी से चहक कर कहा तो ज़ियान पहले से फिर फ़ोन को घूर भागने की कोशिश में हो ना? सख्ती से इसका चेहरा पकड़ गया, इसने थूक निकल कर जल्दी से नफ़े में सर हिलाया तो ज़ियान ने फ़ोन चेक किया, ईशा कॉलिंग लिखा आ रहा था। नाहिल भी देख चुकी थी। हाँ, बोले इसके माथे से बाल हटाकर आपने राह रख दिए थे। इसने दूर करके हल्के से बोला, नहीं मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊँगा भला? मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींची, फिर इसने सख्ती से लब दबाकर अपनी चीख रोकी थी और हद पर से धक्का देकर करवट बदल कर लेट गई थी। न जाने क्यों उसे ईशा से चिढ़ थी। हाँ यार, एक फाइल स्टडी कर रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। चलो कल डिनर पर मुलाकात होगी, फिर गुड नाइट। इसके प्लानिंग्स पर वो पेचो-ताप खाकर रह गई थी। तो मैं कहाँ था? इसको कमर से पकड़कर करीब करते हुए इसके बालों में मुँह छुपाया, वो खिसक कर दूर हुई थी। देखें मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह से कामों में लगी हूँ, तो मुझे रेस्ट करना है। इसने नागवारी से इस कहते हुए देखा ईशा के साथ डिनर प्लान ने से झुंझला कर रख दिया था। लाओ मैं तुम्हारी थकन उतारूँ, इसके कमर पकड़ कर दबाने लगा। नाहिल यकदम बेदक कर उठी थी। ये क्या कर रहे हैं? कहाँ बाल कानों पे जड़ से सिमट कर बैठी थी। क्यों मैं नहीं दबा सकता? इसने हैरत से इसे देखा तो वो नफ़ी में साहिल आ गई थी। पागल लड़की इधर आओ, इसे घसीटने लगा था। नहीं हो रहा दर्द, क्या हो गया आपको? अपना हाथ छुड़ाते झिझक कर बोली, मान जी इसे सर उठाइए, ये तुम्हारे पीछे कौन है? उसके पीछे देखते पुरसरार अंदाज में कहा तो वो बगैर मोड़े चीते हुए इसके पास चिपक कर लेट गई थी। वाह यार! ये अच्छा आइडिया। ज़िया ने हँसते हुए उसे छेड़ा तो रूह शर्म से रूठ पड़ते आँखों में नमी जोना, मैं वापस से शिकायत करूँगी आपकी, भराई आवाज़ में कहते इसे दूर होने लगी थी। अच्छा तो मैं भी कह दूँगा कि आपकी बेटी मुझे रोमांस नहीं करने देती। हज़ार तंग करते इसके कान में सरगोशे की मनाहिल रोना बोल के हैरत से थे। आप ऐसा कहेंगे? घंग होते इसके चेहरे क देखा तो वो उस बात में सारा हिलाता, कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर इसे खामोश करा गया था। मामा ये सूप पी ले, नाहिल ने साइड टेबल पर रख कर फातिमा बेगम उठाना चाहे जो 2 दिन से बाहर में तप रही थी। न जाने किस बात ने इन्हें बिल्कुल खामोश कर दिया था। उन्होंने एक नज़र इसे देखा जो 2 दिन से इनकी खिदमत में लगे हुए थे। इसका हलूस देखकर वो परेशान थी कि वो इतनी ईमानदारी क्यों उका रही है। जबकि वो बहनें कभी बीमार पड़ती थी तो वो कभी पलट कर नहीं देखती थी। उल्टा नाहिल पर तो अक्सर काम ही दे देती थी। न जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी थी, इनको समझ नहीं आ रहा था। शायद बाप को दिखाने के लिए कर रही है ये ड्रामा, एक सोच इनके ज़हन में आई थी। नहीं तो मगर वो इनके पीछे भी मेरा इसी तरह ख्याल रखती है। इसको उलझी नज़रों से देख रही थी जब नाहिल ने कुछ झिझक कर इन्हें बुलाया। मम्मा सूप ठंडा हो रहा है, पी ले, फिर मेडिसिन भी लेनी है। मुतफक्कर सी बोली तो वो उठकर खामोशी से सूप पीने लगी। यार आप भी उमर से बकाता कमरे में आए तो दोनों इसकी जान मुतवज्जो हुई थी। क्या हुआ उमर? फातिमा बेगम की दुआएं साइड पर रख दी। भूख लग रही है, पास्ता बना दो यार, मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोलता बेड पर ही लेट गया था। कोई ज़रूरत नहीं है, हिना ने जो भिंडी गोश्त बनाया है ना वो ही खाओ। देख रही हैं सुबह से लगी है वो। नाहिल के बोलने से पहले ही वो डपट कर बोली तो वो इन दोनों ने गंग अंदाज में एक दूसरे को देखा, मगर वो जल्दी संभल गई थी। इट्स ओके मामा, मैं बना दूँगी, जीजा का बोली। वो कहाँ उम्मीद कर सकती थी इनसे ऐसी बात की। तो जाओ दुआ को कहो नूडल्स बना देगी। इसकी बात नज़रअंदाज करते बोली तो उमर ने मुँह भर के ज़ाविये बिगड़ गए थे। क्या भई इतने फीका बनाती है वो, झुलाता हुआ कमरे से निकल गया जबकि वो दवाई खाकर खामोशी से लेट गई थी। नाहिल भी लाइट ऑफ कर कमरे से निकल गई थी। तोबा रिदा दोनों की शादी के दिन करीब आ रहे थे। तमाम बड़ों ने रिदा की रुखसती का भी फैसला किया था। दोनों के घरों में तैयारियां अरूज पर थी। हिना की डिलीवरी के दिन भी करीब आ रहे थे। वो आजकल फूफो के घर रुकने गई हुई थी। फातिमा बेगम का रवैया बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा तो ना था मगर अब इस पर हर वक्त तंज नहीं करती थी। दुआ के भी पेपर्स आ रहे थे और वो रिदा शॉपिंग करने आई हुई थी। आज इसका मूड बहुत खुशगवार था। रिदा मैं तुम्हें बता रही हूँ
आज आखिरी बार आई हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग पर, वो रीदा की शॉपिंग से उकता गई थी। तुम ना पागल हो गई, वरना लड़कियों को इतना शौक होता है शॉपिंग का। रीदा ने गुस्से से घूरा तो झुंझला कर इधर-उधर देखने लगी। मगर जब नज़रें सामने शॉप पर उठी तो वैसे झटका लगा। ईशा और ज़ैन बड़े मगन अंदाज में शॉपिंग करते फिर रहे थे। इसकी आंखों में पहले तो बेयकीनी आई, फिर अचानक से नमी जमा होने लगी थी। कहाँ खो गई? रीदा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इसे भी झटका लगा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लोग शॉप से बाहर आ रहे थे। मनाहिल फ़ौरन मुँह मोड़ गई थी। चलो यहाँ से घसीटती हुई ले जाने लगी, मगर तब तक ज़ियान इन दोनों को देख चुका था, इसलिए इन्हीं के पास आ गया। तुम लोग भी यहाँ? ईशान ने बाल पीछे कहते तुम सराहना अंदाज में मनाहिल को देखा। ज़ियान की नज़रें मनाहिल के स्पॉट चेहरे पर थी। हाँ, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। रीदा ने मरवतन कहा था, आओ फिर तुम लोगों की शॉपिंग भी कंप्लीट करवा दूँ। ज़ियान ने मनाहिल को देखते हुए कहा, जो बैग में न जाने क्या ढूंढ रही थी। चले रीदा, हमारी शॉपिंग तो हो चुकी है। रीदा से मुखातिब होती इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर गई थी। साथ चलना जान अब इससे मुखातिब हुआ तो ईशा ने नागवारी से मुँह बनाया था। नहीं, आप लोग शॉपिंग करें, वहाँ डिस्टर्ब हो जाएँगे हमारी वजह से। तंज़िया नज़रों से दोनों को देखती रीदा को लेकर चली गई थी। ज़ियान ने बहुत ज़ब्त से इसे जाता देखा था। ईशा के यूँ लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। चलो ज़ियान, वहाँ चलते हैं, अच्छा कलेक्शन है। इसके चेहरे के तासरात का जायज़ा लेते नाहिल की आने वाली शामत का अंदाज़ा लगा सकती थी। माही, ये जो हरकत की है ना तुमने, बहुत गलत किया। रीता ने घूर कर इसे देखा जो अपने अंदर अकाड़-पछाड़ करती हुई महसूस हो रही थी। रीता, अगर एक वर्ड भी इन लोगों के बारे में बोली ना तो अभी कार से धक्का दे दूँगी। इसके फाड़ खाने वाले अंदाज़ पर वो इसे देख कर रह गए थे। मोबाइल में सलसलबाज़ रहा, जिसकी कॉल इस वक़्त आ रही थी वो मार्कर भी रिसीव नहीं करना चाहता। इसलिए मोबाइल पावर ऑफ कर दिया। वो शख्स इसकी ज़िंदगी से खेल रहा था और वे बेवकूफ़ों की तरह इसके इशारों पर नाच रही थी। रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों इतनी बेबस हो गई थी? एक शख्स इसे खिलौना समझ लेने लगा। घर तो पहुँची तो तमाम अफ़राद गायब थे। सुगरान कहाँ है? सब सोफ़े पर बैठे पानी पी लें। बीबी जी, सब ना अस्पताल गए हैं। भाभी जी के यहाँ बेटा हुआ है। इसने खुशी बताई तो दोनों खिल उठी थी। क्या ज़बरदस्त! मुबारक हो, फूफो बन गए हैं हम। नाहिल ने रिदा को गले लगाया लिया था। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। दोनों फ़ौरन खड़ी हो गई थी। ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ साबी मौजूद है। हिना की गोद में खूबसूरत सा बेटा देखकर दोनों इसकी जान लपकी थी। बिल्कुल मुझ पर गया। रिदा ने चाह के कहा था, कोई नहीं, इस मासूम को इतनी सी ज़ुबान है। बिलाल की ज़ुबान पर खुजली हुई थी। बिलाल की ज़ुबान पर खुजली हुई थी। बकवास ना करो और इसके सामने कम आना, वरना बंदरों वाली हरकतें सीख जाएगा ये भी। रिदा ने चिढ़कर कहा तो ये सब इन दोनों की नोक-झोंक पर हँस पड़े थे। तुम्हें बहुत हँसी आ रही है? अपने बराबर में खड़ी दुआ को गुरा वो बेचारी होम-हँस गड़बड़ा गई थी। आपसे मतलब? नाक चढ़ा के मनाहिल के पास चली गई थी। बिलाल ने मुस्कुराते हुए इसका जायज़ा लिया। वो जो ऊँची पौनी बाँधे बिल्कुल बच्ची ही लगती थी। हिना को हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया था, मगर अब भी वो मैके में थी और मनाहिल ने ही इसके पूरे हफ्ते में ही इसका ख्याल रखा था। वो 1 हफ्ते से यहीं रुकी हुई थी। जहाँ से इस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई थी। अजीब बेचैन सी तबीयत हो रही थी, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। क्या कर रही हो बेटा? कब से बस चमचा हिला रही हो, कुछ खा ही नहीं रही। इसके गाय तुम्हारी देखा चबूतरा बेगुनी से टोका था। दिल नहीं चाह रहा फूफड़। डाइनिंग टेबल से उठने लगी। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं दूध भेजती हूँ कमरे में। वो साथ हिलाती कमरे में चली गई थी। मासूम बच्ची 1 हफ्ते से यहीं लगी है। मुराद साहब मोहब्बत से कहते हुए उठ गए थे। ज़ियान भाई को मिस कर रही होगी, इकरा ने मज़े से कहा। तो हिना ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर चपेट लगाई दी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियान और राहम साथ ही घर में दाखिल हुए थे। ओहो! आज तो बड़े-बड़े लोग आए हैं, बिलाल ने आँखें घुमाकर कहा था। छोटी हैरियत चाहते हैं तो खामोश रहे। हिना की गोद से अपना बेड़ा लेते हुए आँखें दिखाई तो सही से तो पकड़ी, अभी इतनी मुश्किल से चुप हुआ है। हिना ने झुंझलाकर इसे सही तरह गोद में लिया था। ये मेरा बेटा है, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेगा। और बाकी सबकी नाम पे दम कर देगा। ज़ियान की बात पर सबका कहका छूट गया था। नज़रें दौड़ाकर इधर-उधर देखा, वो कहीं नहीं आई थी। आओ बेटा खाना खाओ। उन्होंने खाने को कहा था। फूफा वो अपनी बीवी से मिलने आए। आप खाने को पूछ रही हैं? हद है। राहम ने मसनूई तासुब से कहा तो ज़ियान दाँत पीस कर रह गया था। ज़ाहिर-सी बात है, तेरी बीवी ने 1 हफ्ते से हमें जुदा किया हुआ है। अब भी मिलने ना आओ। इसकी बेबाकी से कहने पर हिना जिम गई थी, जबकि तमाम अफराद मुस्कुरा दिए थे। हाँ, जाओ बेटा, कमरे में गई है। खाना भी नहीं खाया इसने। इसके कहने पर वो ऊपर के कमरे में आ गया था। वो लाइट्स ऑफ करके लेटी हुई थी, हाथ मारकर लाइट्स ऑन करी तो इसने चेहरे पर हाथ रख लिया था। मंदी-मंदी आँखों से इसे देखा, वो फ़ौरन सीधी होकर बैठी थी और दुपट्टा ढूँढने लगी थी। ज़ियान बराबर में आके बैठ गया। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? इसका माथा चेक करना चाहा, मगर वो दूर हो गई थी। हम ठीक हूँ, सर हिला के उठने लगी तो ज़ियान ने हाथ पकड़ वापस बिठा लिया था। मसला क्या है? क्यों भाग रही हो? कॉल मैसेजेस किसी का भी रिप्लाई नहीं कर रही, वजह पूछ सकता हूँ? सच लहजे में इस्तफसार किया तो वो इसे देख कर रह गई थी। गलतफ़हमी है आपकी कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसे देखने से ग्रेज़ बढ़ रही थी। अच्छा तो दूर करो मेरी गलतफ़हमी। इसका चेहरा थामता करीब करने लगा था। क्या मसला है? प्लीज़ हटें। इसका हाथ चेहरे से हटाते हुए झुँझलाकर बोली, वैसे भी तबीयत अजीब-सी हो रही थी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे मूड स्विंग्स को नहीं जानता हूँ? कब से और क्यों तुम्हारा रवैया बदला है? अगर कुछ भी उल्टा-सीधा सोच रहे हो तो पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ़ तुम्हारी नज़रों का फ़तूर है। इसके साथ लह और मुस्तहकम लहजे पर नज़रें झुकाए अपने लाभ काटने लगी थी और ना ही मैं तुम्हें ये बेवकूफ़ियों करने दूँगा। इस पर जुगता अच्छी तरह समझाया था, मगर वो भी उलझनों में थी। कहा चलो 1 हफ्ता हो गया, बस अब हिना भी कल घर आ रही है। इसका चेहरा थम कर तहक़्क़ुम भरे अंदाज़ में बोला, मगर अचानक इसे क्या हुआ? उसका हाथ चेहरे से हटाते वॉशरूम आ गई थी। ज़ियान हैरान परेशान फ़ौरन इसके पीछे आया, वॉश बेसिन में झुके क्या कह रही थी? और आर यू ओके? फ़ौरन इसे बाजू के हल्के में लिया, मुँह पर पानी के छींटे डालो ढलवा कर बाहर लाया था। वो निढाल से बेड पर गिर गई थी। और प्लीज़ यार बात करो, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसका चेहरा थपथपा रहा था जब इसने हाथ थाम लिया था। नहीं मैं ठीक हूँ। अपनी कनपटियाँ दबाती उठकर बैठी। शट अप! क्या हाल कर लिया आपने? एक पल भी नहीं रुकने दूँगा मैं तुम्हें अब यहाँ। इसके गुस्से से कहने पर घबरा गई थी।
प्लीज़ आहिस्ता तो बोले, चुप कराना चाहिए, मगर तभी ना करके पप्पू अंदर आ गए थे, हाथ में दूध का गिलास था। क्या बात है बेटा, इतनी ज़िद क्यों पड़ रही हो? वो फ़िक्रमंदी से इसके पास आई थी। वॉमिट हुई है, अभी बहस कर रही है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। तैयार करके भेजे, इसे मैं कार में वेट कर रहा हूँ। इसे घूरता बाहर निकल गई थी। बेटा गलत बात है, शाबाश यारों का वो फ़िक्रमंद हो रहा है, वो मोहब्बत से समझा कर इसे तैयार करके बाहर भेजा। वो गाड़ी में बैठा है, इसका इंतज़ार कर रहा था, वो भी गुस्से में आकर बैठ गई थी। जब मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो अब क्या ज़रूरत है? फिर झुँझलाकर बोले तो ज़ियान ने कार स्टार्ट करते इसके सर फटते चेहरे को देखा। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है कितनी ठीक हो। स्पीड बढ़ाते विंडो स्क्रीन के पार देखने लगा। मनाहिल ने इसका बाजू थाम लिया था। क्या हुआ? एक हाथ से स्टीयरिंग थाम कर दूसरे हाथ से इसका हाथ थामा था। प्लीज़ स्लो करे, स्पीड से घूम रहा है। तो अपना साथ थाम कर बैठ गई थी। ज़ियान को इसकी लापरवाही पर रह कर गुस्सा आ रहा था। मगर इसकी तबीयत देखकर खामोश ही रहा और हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर ने इसका मुकम्मल चेकअप कराया था। डॉक्टर इज़ शी ओके? डॉक्टर के रूम में आते ही बेताबी से पूछा तो मुस्कुरा कर बैठ गई थी। या शी इज़ परफेक्टली फाइन। डॉक्टर की बात पर इसे हैरत से इसे देखा था। इनफैक्ट मेरे पास गुड न्यूज़ है, आपकी मिसेज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं। डॉक्टर के मुस्कुरा के कहने पर इसने हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात से इसे देखा। दिल बहुत ही खुशगवार अंदाज में धड़का था। थैंक यू सो मच डॉक्टर, क्या मैं मिल सकता हूँ? अपनी वाइफ से चेयर से उठते मुस्कुरा कर पूछा। श्योर। डॉक्टर के कहने पर मनाहिल के रूम में आ गया था। समझ नहीं आ रहा था अपने जज़्बात का कैसे इज़हार करे। इसे बेड पर बैठा देख लाभ काटता देखकर दरवाज़े से टेक लगा के दिलचस्पी से इसका जायज़ा लेने लगा। खुद पर महसूस होती नज़रों से सर उठाकर इसे देखा, फिर पलकें आप ही झुकते चले गए थे। कदम उठाता इसके पास मेहमान इसकी शिद्दत से पुकारने पर इसकी पलकें पलकें लरज़ उठी थी। आई लव यू सो मच माय गर्ल, माय बार्बी डॉल। दोनों हाथों से चेहरा थाम कर जा बजा अपनी दीवानगी कलम छोड़ता चला गया था। इसके मोहब्बत के पहले इज़हार पर मुनाहिल को अपनी धड़कनें थमती महसूस हुई थी। क्या इससे खूबसूरत भी कुछ हो सकता है? चेहरा बिल्कुल सुर पड़ चुका था। दिल चाह रहा है तुम्हें कहीं दूर ले जाऊँ, सिर्फ़ जहाँ हम तीनों। इसे खड़ा करके हसार में लेते जब उसके आलम में बोला तो इसे टूट कर शर्म आई थी। ये शख़्स पहले क्या काम बेबाक था, घर प्लीज़ घर चलें। इसकी नज़रों से घबरा कर जल्दी से बोली तो इसका माथा चूमकर अपने हसार में लिए बाहर निकल गया था। जब घर में ये खबर सुनाई तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। देवराज साहब तो इसका सदका दिया। फातिमा बाई ने शायद ज़िंदगी में पहली बार इसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा था। मनाहिल भी इनके बदलते रवैये पर हैरान थी, जबकि फ़ाइका बेगम चुप ही रही थी। इन्हें अपनी भतीजी का गम खाया जा रहा था। रमीन ने गले लगकर ज़ियान को मुबारकबाद दी थी। वो तो इस वक़्त ज़ियान से बिना बना कर रखना चाहती थी। हिना भी साथ को लेकर घर आ गई थी। घर में शोर-गुल मचा बचा था। अब पता चलेगा जब मुझे मोटी कहती थी ना, साद को रीदा की गोद में देते इसने मनाहिल को छेड़ा और वो इसे घूर कर रह गई थी। भई हमारी माही को टेंशन ना दो। फूफा ने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो वो जिम गई थी। नहीं मम्मी, इसने मुझे बड़ा तंग किया है। हिना ने इसे घूरा तो वो भी लाख का कोना दबाती मुस्कुरा दी। इसके सामने नज़र उठी तो ध्यान इसे ऊपर आने का इशारा कर रहा था। वो फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल गई थी। इस वक़्त वो बिल्कुल भी अपना मज़ाक बनवाना नहीं चाहती थी कि नखियों से इसे देखा जो गुस्से से झंझनाता वापस चला गया था। इसने भी सुकून का साँस लिया था। फूफो को खुदा हाफ़िज़ कहा के ऊपर आई तो वो भी गुस्से में भरा किसी फ़ाइल में उलझा था। मिल गई फुर्सत बात होते तो याद आ गया कि ऊपर एक अदर शौहर भी बैठा गुस्से से इसके पास आया तो वो हैरत से इसे देखने लगी। तो बीच में से उठ के आ जाती, मेरे शौहर बुला रहे हैं। इसने भी घूर कर इसे देखा। जब लड़ता था तो जब लड़ना शुरू अब लड़ना मत शुरू हो जाना, बैठो यहाँ आराम से, इसे आराम से बेड पर बिठाने लगा था। प्लीज़ आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि मैं बच्ची हूँ, थोड़ी हूँ। इसने झिझक कर कहा था, बच्ची नहीं हूँ मगर केयरलेस वो। तो मैं अपने बेबी के बारे में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। साइड टेबल से जूठ उठाकर इसने मनाहिल को अपना गाल गुलाबी पड़ते महसूस हुए थे। मेडिसिन ले इसके पूछने पर लब काटते नफ़े में सारे देखा, अगर कोई काम तुम पर छोड़ दूँगा ना तो ये हाल होगा। दवाई निकाल कर इसे दी, फिर जूस पिला के लेटा दिया। चलो अब सो जाओ, ब्लैंकेट ओढ़ो और इस पर लेट गया था। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। झुँझलाकर 12 बजाती घड़ी को देखा और उठ बैठी थी। कैसे नहीं आएगी, इधर आओ। मुस्कुरा के घसीटा और बाजू पर लेटाता इसके बालों में उँगलियाँ फेरने लगा। मनाहिल ने इसे घूर कर देखा और ज़ोर से सीने पर मुक्के मारती आँख बंद कर गई थी। मुझे आज मामू के घर जाना है। फ्राइडे को तूबा की मायूं बैठ जाएगी। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो ड्रेसिंग से लगी टाई थामे खड़ी थी। ठीक है, मैं शाम में आ जाऊँगा, फिर चलेंगे, मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। इसके हाथ से टाई लेता है। लेकिन मैं रुकूँगी ना वहाँ 1-2 दिन, इसने ज़िद्दी लहजे में कहा था। सोचना भी मत, मैं तुम्हारी ये फ़िज़ूल ज़िद पूरी करूँगा। इसे घूरता बेड पर पड़ी फाइल चेक करने लगा था। लेकिन क्यों नहीं रुक सकती? देखें वहाँ मेरी ज़रूरत है तो तूबा और मामी क्या करेंगी? इसके पास आकर झुँझलाकर बोली थी, मन तंग ना करो, मैं तुम्हें वहाँ 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ूँगा। इस बार सख्ती से थोड़ा करीब आई थी। प्लीज़ मैं मेडिसिन भी टाइम पर लूँगी, अपनी डाइट का भी ख़्याल रखूँगी और कोई काम भी नहीं करूँगी। इसके हाथ पर अपने हाथ रख के मैं सूमियों से बोली, क्योंकि ज़िद करने का कोई फ़ायदा ना था। घर में भी इसे किसी काम में हिस्सा लेने नहीं दे रहा था, ना ही शॉपिंग के लिए बाहर निकलने दे रहा था। वही, क्योंकि ज़िद करने का कोई फ़ायदा था। घर में भी इसे किसी काम के लिए हिस्सा नहीं लेने दे रहे थे, ना ही शॉपिंग के लिए बाहर निकलने देगा, जिस पर दीदा और हिना ने इसका बहुत रिकॉर्ड लगाया था। वो बस शर्म से खामोश ही रहने लगी थी। ज़ियान ने एक नज़र इसका हाथ को देखा जो पहली बार ऐसे करीब आए थे। चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत इसके ईमान डगमगा रही थी। तुम इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती मुझे। छोटी-सी जिसारत करके अपने हसार में लिया था। प्लीज़ जाने दे, कल आ जाऊँगी ना। इसकी टाई पर हाथ फेर कर मुलतजी हुई थी। ज़ियान तो इसके लिए खूबसूरत रूप में खो-सा गया था। ओके, मगर फ़ोन ऑन रखना और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से। एक लंबी सांस आज करके इसके माथे पर लब रख गया था। वो यकदम खुशी से खिल उठी थी। अपना और मेरे बेबी का ख़्याल रखना, ओके? वो महज़ नज़र झुका के थे। वो बेबी बैग उठाकर इसे खुदा हाफ़िज़ कहते बाहर निकल गया था।
आहिर बाबा क्या कर रहे हैं? अब तक कहाँ गई इनकी सोर्स? अब्दाल ने गुस्से से ईशा को देखा था, वो इससे मिलने झेल में आई थी। तुम यहाँ बैठे रहो और वो लोग तो हैप्पीली मैरिड लाइफ गुज़ार रहे हैं और अब तो मैं बहुत जल्द पेरेंट्स भी बन जाएँगे। ईशा ने नफ़रत से बताया तो अब्दाल के दिल में शोले जल उठे थे। मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा और इस रमीन को तो तुम सीधा करो और कहो मुझसे आकर मिले। पर रमीन को भी बचने वाला ना था। वो रामीन को भी बख्शने वाला ना था जिसकी वजह से वो आज यहाँ बैठा था, सिर्फ़ ईशा की वजह से खामोश था। अब्दाल, अगर तुम थोड़ा अक्लमंदी से काम लेते तो ज़ियान आज मुझसे दूर ना हुआ था और ना ही वो नागिन इसके साथ होती। जब से नाहिल की प्रेग्नेंसी का पता चला तो वो अंदर ही अंदर मरती चली जा रही थी। तुम अब भी इस शख्स की मोहब्बत में पागल हो रही हो जिसकी वजह से तुम्हारा भाई इस हाल में है। इसने दाँत पीस कर ईशा को देखा था। तो तुम क्या समझ रही हो? सिर्फ़ तुम मज़ाक में, असल नुकसान तो मेरा हुआ है ना। इसने भी दबी आवाज़ में इसका चेहरा देखा था। इसका चेहरा दिखा दिया। अच्छा दिमाग ना खाओ, बाबा से बात करो जाकर, उकता कर वहीं बैठ गया था। बाबा को जब से एविडेंस मिला ना तुम्हारे खिलाफ, वो तो बिल्कुल ही चुप हो चुके हैं। इसलिए बेहतर ये है कि सब्र करो। बैग से सनग्लासेस निकालती बाहर की तरफ बैठ गई थी जबकि वो बेबसी से दीवार पर मुक्का मार कर रह गया था। आज रिदा की मायूं थी, तुबा कल मायूं बैठे जाना था और अपने कपड़े निकाल रही थी जब 2-3 बैग्स पर नज़र पड़ी। ये इसकी गैर मौजूदगी में रखे गए थे। वो तीनों बैग्स में खूबसूरत लेडी ड्रेस थे। अगर मेरे लिए तो लिए थे तो खुद दे देते, मुझे ऐसे कपबोर्ड में डालने की क्या ज़रूरत थी? बड़बड़ाती हुई चची जान का बनाया हुआ सूट लेकर वॉशरूम में घुस गई थी। वापस आकर जल्दी-जल्दी तैयार हुई, गेंदे कलर का कमीज़, शलवार पर ब्राउन रंग दुपट्टा लिए नोहेज़ कली लग रही थी। कानों में खूबसूरत झुमके और लाइट कलर की लिपस्टिक और लाइनर लगाकर नीचे आ गई थी। ज़ियान और राहम इंतज़ामात में लगे थे। बाहर लॉन में ही माइयों का इंतज़ाम किया गया था। ओहो! बड़ी प्यारी लग रही हो। लाउंज पे साथ को लिए बैठी हिना ने इसे छेड़ा तो वो भी मुकम्मल तैयार नहीं हुई थी। मेरी छोड़ो, हमारी बन्नो हो गई थी यार। येलो और ग्रीन सूट में बैठी हिना से पूछा था। हाँ, अजीब पागल लड़की है, तुमसे भी ज़्यादा शर्मा रही है। हिना ने हँसते हुए कहा तो वो इसे घूर कर रह गई थी। बेटा बिलाल को कॉल करो ज़रा, अभी तक आया नहीं है। ज़ियान बुला रहे इसे, चाची जान ने मिनाहिल से कहा तो वो उठने लगी थी। मैं फ़ोन लाई मगर हिना ने वापस बिठा दिया था। तुम्हारे शौहर ने सिर्फ़ फ़ोन लेने के लिए ऊपर जाते देख लिया ना, तो वापस नीचे आने नहीं देगा। फिर समझो तो गया तुम्हारा आज का फंक्शन। हिना ने ज़ियान के हाथ से ज़्यादा केयरिंग अंदाज़ पर इसे छेड़ा तो शर्म से कट कर रह गए थे। चाची भी हँस पड़ी थी। हाँ बेटा उठ बैठ जाओ, इसे कहती अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। वो लब काटती वापस बैठ गई। अभी सिर्फ़ 1 महीना हुआ था, इस पर ये हाल था, आगे जाकर तो कमरे से खेलने भी नहीं देगा। माही मैं तो अभी से इमेजिन कर रही हूँ डिलीवरी के टाइम तो ज़ियान भाई तुम्हें गोद में लेकर घुमा करेंगे। इसे सोचा मिलता देखकर हिना ने आँख मारकर कहा तो वो सुर पड़ती रंगत के दाँत पीस कर इसे देखने लगी थी। मैं वाक़ई में बिल्कुल अपने भाई पर ही गई हूँ। इसके गुस्से से कहने पर वो खिलखिलाकर हँस पड़ी थी। लाओ दो मेरे प्रिंस को, इसमें जैसे ही अपनी गोद बना जैसे आपने बना दोगी। साथ के दोनों गाल चूमकर अपनी गोद में बिठा लिया था। जिसके पास आते ही किलकारियाँ मारने लगा था। ज़ियान इसी वक़्त घर आया था। सामने सजी-संवरी बैठी इस दुश्मन-ए-जान को देखकर कदम खुद-ब-खुद इसकी जानिब बढ़ गए थे। थके अंदाज़ में मुनाहिल के सोफ़े पर थोड़े फासले से बैठ गया था। क्या बात है भई, आप ख़वातीन बड़ी जल्दी तैयार हो गई हैं, कोई आलमी रिकॉर्ड बनाना है क्या? ज़ियान ने इन दोनों को फुर्सत से मैं देखकर छेड़ा, तो वो खुद पर जमी इसकी नज़रें अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। ज़ियान भाई सिर्फ़ आपकी बीवी तैयार हुई है और मुझे जब से ये शैतान का चेला मिला है ना, तैयार नहीं होने देता और इसे अब अपने पास रखो, मैं तैयार होने जा रही हूँ। ज़ियान को जवाब देते साथ में मगन होने की कोशिश करती मुनाहिल को हिदायत देती, अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो मैं लाया था? इसके दुपट्टे का किनारा थाम कर बोला, कौन-सा ड्रेस? बिल्कुल अनजान मान के ज़ियान ने एक नज़र से देखा, बताओ अभी कौन-सा? इसके दुपट्टे का वो झटका देते हुए घूर कर बोला तो वो यकदम गड़बड़ाई। अच्छा कल पहन लूँगी ना, अब दुपट्टा तो छोड़िए, इसके पास उठने लगी क्योंकि कहीं कोई आ ना जाए। इसने साथ को चुक गया था। तुम्हारे चेकअप की डेट क्या है? इसके झगमगाते रूप को देखकर पूछा जो दिन-ब-दिन मज़ीद हसीन होते जा रही थी। अभी 1 हफ्ता है, मैं चाची जान के साथ चली जाऊँगी। इसने दुपट्टा ठीक करते हुए झिझक कर कहा क्योंकि अब तक के तमाम सेशंस में वो ही लेकर गया था। नहीं, इन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है और रूम में चलो बात करनी है। साथ को प्यार करता शक से इसे देखता तहक़्क़ुम भरे लहजे में बोला था, मेरा दिमाग अभी बिल्कुल जगह पर है। इसलिए खुद जाकर रेडी हूँ। मैं दीदा के पास जा रही हूँ। इसे घूरती वहाँ से निकल गई थी क्योंकि वो बात अच्छी तरह से जानती थी जबकि वो फ़ायका बेगम के आने पर दाँत पीस कर रह गया था। बेटा इशू को ले आना बहुत उदास है वो आजकल। फ़ायका बेगम ने रंजीदगी से कहा, ले आऊँगा, मूड मत खराब करे। करे इतनी-इतनी सी बातों पर इनको तसल्ली देता खुद भी उठ खड़ा हुआ था। तमाम मेहमान हो चुके थे। स्टेज पर रीदा और अली को साथ बैठाकर रस्में हो रही थी। एक शोर-सा बरपा था। म्यूज़िक के तेज़ साउंड से इसका जी घबराने लगा तो सबसे अलग पुरसुकून गोशे में आकर बैठ गई थी। ज़ियान कामों में बिज़ी था वरना इसकी हालत देखकर आसमान पर सर बढ़ उठा देता, इसलिए वो खुद ही कोने में आ गई थी। एक नरम मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया हुआ था। मनाहिल अपने अकब से आती आवाज़ पर मुड़कर देखा, ब्लैक कुर्ता शलवार कमीज़ में अपनी डिसेंट पर्सनैलिटी लिए खड़े। तुम इतनी बदगुमान क्यों हो गई? इसके करीब आकर खड़ा ठहरा था। तुम्हें मेरी बदमानी की इतनी परवाह नहीं होनी चाहिए। अब इसने आम से अंदाज में कहा तो मोहित ने इसमें कुछ तब्दीलियाँ महसूस की थी मगर समझ ना सका था। क्यों? क्या हम कभी दोस्त नहीं थे? तुमने तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि मैं खुद अपनी नज़रों में घिर गया हूँ। बेबसी से कहता सामने रोशनियों को देखने लगा। मोहित मनाहिल ने अपने लाभ काटते हुए इसे देखा जबकि वो अपने नाम की पुकार पर दिलो-जान से इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। आई एम सॉरी, इसने कुछ झिझक कर कहा मगर मोहित तो बस इधर तकता चला गया था। इसकी नज़रें उठाने पर फ़ौरन झुका गया था। मैंने तुम्हें गलत समझा। वो शख़्स तुम कैसे हो सकते हो मुझे पता नहीं। क्यों तुम्हें गलत समझ कर बैठी शर्मिंदगी से इसे देखने लगी। क्यों कुछ कहोगी नहीं? वो जो इसके लफ्ज़ों में खोया हुआ था यकदम होश में आया था। क्या तुम्हें मुझसे माफ़ी माँगने की ज़रूरत है? इसकी आँखों में देखकर खुद को भी सवाल कर बैठा था। मनाहिल ने समझी से इसे देखा।
मेरा मतलब है कि हम दोस्त नहीं हैं, इसने जल्दी से बात सँभाली तो वो दोबारा इससे ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकता था, वो मुस्कुरा उठी थी। हाँ, मगर मैं और तू तुम्हारी ज़मीन के साथ मंगनी पर बहुत हैरान हुए थे। इसके मुस्कुराते चेहरे से नज़रें चुरा गया था। क्यों मुझे शादी करने का हक़ नहीं है? इसने मीठा सा तंज़ किया तो नाहिल महल सारे ला कर रह गई थी। मगर मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी नंद मिलेगी। सामने से नज़रें हटाकर इसे देखा, भई मेरे डिपार्टमेंट की है तुम्हारी नंद, तकरीबन 2 साल से जानता था इसे। और अब वो खुद को नॉर्मल कर रही थी तब जब ही क्रीम कमीज़ सलवार में अपनी वजीज़ शख्सियत के लिए जान चला। फिर चच्ची जान ने बताया तुम्हें घबराहट हो रही थी। इसके माथे पर हाथ रखकर बोला, इसने शायद अभी मोहित को नहीं देखा। तो नाहिल एकदम घड़बड़ाकर दूर हुई थी। मैं ठीक हूँ। नाहिला ने ऐसे इशारे से समझाना चाहा। क्या हुआ? इसके चेहरे पर हाथ रखकर पूछा। मोहित नाहिल को मुश्किल समझ गया था। जब मैं अभी इन्हीं ही देखने आया था, ये यहाँ अकेली बैठी थी। इसकी आवाज़ पर ध्यान ने मुड़कर मोहित को देखा तो ओह थैंक्स यार, इस लड़की ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। मैं नाहिल की कलाई पकड़कर इसे उठाकर कहा तो वो मुस्कुराता वहाँ से चला गया। नाहिल ने चोट पड़ते चेहरे से अपनी कलाई छुड़ाई थी। कब किया तंग मैंने? इसने गुस्से से कहा था। तो क्या नहीं करती? तंग इसे घसीटकर अपने साथ लगा लेती, मगर इसे अचानक चक्कर आए और इसका कंधा थामकर अपना सर पकड़े। क्या हुआ अमन? इसका चेहरा थामकर फ़िक्रमंदी से बोला, मेरा सर चकरा रहा है। अपना सर थामती हुई बोली थी। चलो आओ रूम में चले। इसे गोद में उठा लिया था। नाहिल ने यकदम इधर-उधर देखा। प्लीज़ नीचे उतारें। क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। मचलकर इसकी गोद से उतरना चाहा। शट आप, अभी तुम्हारी तबीयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बीवी हो आए समझ। इसे डर था। घर के अंदर की तरफ बैठ गया था और वो शर्म से इस बेशर्म शख्स को देखकर रह गई थी। कमरे तक पहुँचने तक इसकी बस ये दुआ करती रही थी कि कोई इन्हें ना देखे, मगर सामने से आते उमर को देखकर वो शर्म से पानी-पानी हो गई थी। ओह! आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। बस ये कैमरा लेने आया था। गड़बड़ाकर अपनी आँखों पर हाथ रखकर नीचे भागा था। हाँ, भड़कना भी नहीं, यहाँ इसे वार्न करता कमरे में आ गया था, जबकि मुनाहिल का चेहरा शर्म और गुस्से से तप रहा था। सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको अब कोई भी बात नहीं मानूँगी। गुस्से से कहती बेड पर जाकर बैठ गई थी। इससे लगा अब कभी उमर का सामना नहीं कर सकेगी। या अल्लाह! लब काटते शर्म से अपने माथे पर हाथ रख दिया था। ऐसा भी क्या हो गया? खामोशी से जाकर ड्रेस चेंज करो। चलो इज़ान ने मुस्कुराते हुए इसका घस भर का दुपट्टा हटाकर सोफ़े पर डाला, मगर वो अपनी जगह पर जमी रही। क्या हुआ? चेंज करवाऊँ? इसका हाथ चेहरा पकड़कर प्यार से बोला तो इसका हाथ हटाते गुस्से से उठ गई थी। आप हद से ज़्यादा बेशर्म, बेबाक और इंतहाई बदतमीज़ है, समझी? आप सर से पैर तक सुर्ख पड़ती ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी। रियान के लबों पर बहुत जानदार मुस्कुराहट आई थी। वो पिंक शर्ट और व्हाइट ट्राउज़र में तपी-तपी सी बाहर निकली थी। ये जो क्वालिटीज़ बताई हैं ना, मैं बचपन से आगाह हूँ। इसका हाथ पकड़कर बेड पर ले आया था। वो खाना सुगरा से इंतकाम पर कहकर मँगवा चुका था। चलो खाना खाओ, फिर मेडिसिन लेकर आराम करो। बेड पर अपने सामने बिठाकर सूप का प्याला आ गया। क्या मुझे ये नहीं खाना ना, मुझे चाट खानी है, वो जो हिना ने मंगवाई थी। बुरा सा मुँह बनाकर प्याला दोगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? वो अनहाइजीनिक चाट खाओगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। डाँट कर चम्मच मुँह के आगे किया था। नहीं ना, अगर खाऊँगी तो वही, वरना मुझे कुछ नहीं खाना। ज़िद्दी अंदाज़ में कहती साइड में होकर लेट गई थी। मन मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। जब कह दिया कि ऐसी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं तो क्यों ज़िद कर रही हो? इसका बाजू पकड़ कर उठाया, मगर वो खामोशी रुँह मोड़े बैठी रही और एक ठंडी साँस भर के रह गई थी। अच्छा क्या खाओगी? इसके हार मानने पर वो यकदम खिले। चाट और कोल्ड ड्रिंक चहका बोली। ज़ियान ने घूर कर इसे देखा, फिर मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। यस 1 सैलेड चाट एंड फ्रेश ऑरेंज जूस। इसके जूस ऑर्डर करने पर मनाहिल से घूरने लगी थी। मैंने कोल्ड ड्रिंक कहा था। इसके फ़ोन काटने पर लड़ने लगी थी। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, वरना अभी कैंसल कर दूँगा। होशमगी निगाहों से उसे घूरता पीछे रखा तकिया ठीक करने लगा था। आप तो नीचे जाइए, मैं खाना खाकर मेडिसिन ले लूँगी। अगर किसी ने दोनों की गैर मौजूदगी महसूस कर ली तो कितना अजीब लगेगा। तुमसे पूछा है किसी ने? सहज लहजे में बोला तो वो जो अपनी ब्रेसलेट को छेड़ने लगे थे, जान इसका हाथ थामा, मगर वो हल्के से छुड़ा गए थे। ये ना किया करो, समझी? दोबारा सख्ती से हाथ पकड़ कर बोला तो इसकी आँखों में देखने लगी, जहाँ हल्की-हल्की सुर्खी मौजूद थी। नीचे ईशा आपका वेट कर रही है, मैं इसने इसलिए कहा। इसे जब पता चला कि ज़ियान इसे लेकर आया तब से कर रही थी। तुम्हें क्यों इसकी इतनी फ़िक्र हो रही है? लब का कोना दबाकर मुस्कुराते इसे हवा-हवा से नकूच देखे थे। मुझे क्यों होने लगी इसकी फ़िक्र? आप हैं ना तो इसका ख़्याल रखने वाले। तंज़िया लहजे में कहती इसे दबा गई थी। कज़न है मेरी, अकेला छोड़ दो इसे, इसका भाई जेल गया हुआ है, पेरेंट्स डिप्रेशन में है, वो खुद भी काफ़ी उदास है। गुस्सैले लहजे में कहता है, इसे भी गुस्सा दिला गया था, अपना हाथ छुड़ाकर दूर हुई थी। तो किसने कहा है आपसे यहाँ अपना वक़्त ज़ाया करे? और नीचे वो उदास बैठी है, जाकर इसका डिप्रेशन दूर करे, बल्कि ऐसा करे इसके भाई को भी बेल करवा दे। वहाँ मेरी वज़ह से बेसुकून हो गए हैं। ईशा की हमारी पर इसे आग लग गई थी। कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। मनाहिल वापस आओ। गुस्से से इसके पीछे आए, जो बालकनी की मंडीर से टेक लगाए लंबे-लंबे साँस ले रही थी। मसला क्या है? तबीयत खराब करोगी दूसरों के चक्कर में, इसे अपने हिसाब में लेकर अंदर लाने के लिए। छोड़िए मुझे, ठीक हूँ, आप चाहें। उसका हाथ अपने बाजू से हटाया। चाहती क्या हो? क्यों तंग कर रही हो? मन मुझे हार्श होने पर मजबूर मत करो। उँगली उठा के वार्न करता कमरे में ले आया था। वो भी बेड पर मुँह छुपाकर लेट गई थी, जबकि दरवाज़ा नॉक हुआ। सिगरेट ले और जूस चाट ले आई थी। उठो खाना खाओ। अब खाना टेबल पर रखकर इसका ब्लैंकेट खींचा, मगर वो ना हिली। ओके नाज़रीन, हमारी आज का एपिसोड दे दिया यहाँ पे एंड होपफुली आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।